हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं विराटनगर आई हॉस्पिटल से जुड़ी जितनी भी सारी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे आदमियों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे जाए वहाँ वहाँ ट्रीटमेंट कैसे कराएं, वहाँ मनी एक्सचेंज हम कैसे करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर कौन सा रुपया एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, क्या 500 रुपया चलता है हॉस्पिटल के अंदर, या कितना टाइम लगता है ऑपरेशन में, चश्मा कहाँ मिलेगा, मेडिसिन कहाँ मिलेगा, होटल कहाँ बुक करेंगे। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हम भारतीयों को है। तो हम आज इसी तथ्य पे बात करेंगे और हम आप लोगों की जितनी भी सारी प्रॉब्लम है उसको मैं आज क्लियर करूंगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। आपको जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। पहली बात ये आती है कि हम जाएंगे कैसे। जी हाँ, हम लोगों ने रामपुर हाट से बाय ट्रेन जोगबनी बॉर्डर गया था, और अगर आप लोग जाना चाहते हैं बस से तो बस भी चलती है, तो बस से भी आप जोगबनी बॉर्डर जा सकते हैं बिहार होते हुए। और जोगबनी बॉर्डर से विराटनगर आई हॉस्पिटल की जो दूरी है अप्रोक्सीमेट 6 से 7 किलोमीटर है। जोगबनी बॉर्डर से बहुत सारी ऑटो टोटो वगैरह चलती हैं। जोगबनी बॉर्डर से 30 रुपया का किराया लगता है और आपको वो विराटनगर आई हॉस्पिटल पहुंचा देंगी। अब बात आती है कि हम साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाएं। जी हाँ, आप अपने साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कुछ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहां पर नेपाल पुलिस के द्वारा आपकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद ही आप ऑटो पकड़िएगा और ऑटो पकड़ के आप हॉस्पिटल पहुंचिएगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल के सामने ही बहुत सारे होटल्स हैं। आप पहले वहां पर होटल ले लें। होटल का किराया 200, 250, 300 रुपया तक का है। आपको जो भी होटल पसंद है आप उस होटल में रुकें, और होटल में रुकने के बाद आप वहां के कर्मचारी से ये कहेंगे कि हमें वाईफाई का कनेक्शन दे दे। एक रूम में आपको 2 मोबाइल का वाईफाई कनेक्शन मिलता है। इसे आप जरूर ले लें, क्योंकि आप जब नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो आपका भारतीय सिम वहां पर काम नहीं करता है। तो वहां पर आपको वाईफाई के थ्रू से ही आप व्हाट्सएप कॉलिंग, मैसेंजर कॉलिंग वगैरह जितने भी इंटरनेट की सुविधाएं हैं आप वहां से कर सकते हैं। और अगर आप सिम लेना चाहें तो नेपाल में किसी भी शॉप से सिम खरीद सकते हैं। बात आती है मनी एक्सचेंज की। जी हाँ, आपको सबसे पहले बता दूं कि 100 रुपया भारतीय रुपया का नेपाल में 160 रुपया मिलता है। यानी अगर आप 1000 रुपया एक्सचेंज कराते हैं तो आपको नेपाली 1600 रुपया मिलेगा। रही बात ये एक्सचेंज हम करेंगे कहाँ, तो आप मनी का एक्सचेंज बॉर्डर में भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप हॉस्पिटल के सामने बहुत सारे होटल्स हैं वहां पर भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका मनी वो एक्सचेंज कर देते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम्स ये भी है कि वहां पर कौन सा रुपया चलेगा और कौन सा रुपया नहीं चलेगा। तो रही बात 10, 20, 50, 100, 500 रुपये की, तो ये सारे नोट्स नेपाल में बॉर्डर एरिया में चलते हैं। जितने भी सारे दुकानदार हैं वो ले लेते हैं, लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो वहां पर भारतीय 200, 500 और 2000 रुपये का नोट नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हॉस्पिटल के अंदर जितने भी सारे पैसे की जरूरत होती है वो आपको नेपाली करेंसी में ही करने होंगे। बात आती है कि अब पेशेंट को हम दिखाएं कैसे, हमारी जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है उसको हम चालू कैसे करेंगे। जी हाँ, आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले सुबह उठ के पेशेंट को लेकर के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाएंगे, जो कि हॉस्पिटल के अंदर में ही है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आपको 30 रुपया नेपाली पैसा लगता है। नेपाली पैसा देने 30 रुपया नेपाली पैसा देने के बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वहां से चालू हो जाता है। रही बात कि ट्रीटमेंट हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि वहां पर जाकर मैं किस प्रकार से ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही सिंपल है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसी काउंटर से आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा कि आप कहाँ जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहां से काउंटर में बताएगा कि आप इस काउंटर में जाइए, आप उस काउंटर में जाइए, आप उस काउंटर में जाइए। ऐसे करके आपका जो ट्रीटमेंट है वो चालू होता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। जितने भी सारे जो चिकित्सा है, जितने भी सारे टेस्ट है, वो आपका स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा और आप डॉक्टर के पास
पहुंचेंगे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा और वहां डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है, अगर आपके आंख में समस्या है, अगर आपको ऑपरेशन करना है, तो इन सब चीज के बारे में डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे और समझाने के बाद आपको बोलेंगे कि आप इस टाइम में पेशेंट को लेकर इतना नंबर वार्ड में आए। आपको एक बात बता देता हूं कि बहुत सारे टाइम में ऐसा देखा गया है कि आपको बोलेंगे कि आपको केबिन चाहिए या वार्ड चाहिए, तो मेरे ख्याल से आप वार्ड लीजिएगा, क्योंकि वार्ड में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। तो होता यह है कि अगर पेशेंट को कुछ समस्या हुआ तो कोई ना कोई उसको देखता है, और अगर आप केबिन लेते हैं तो केबिन में क्या होता है कि एक तो चार्ज ज़्यादा लगता है और केबिन में सिर्फ आप और आपका पेशेंट है, बाकी वहाँ पर और कोई भी नहीं। और वार्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आपकी कोई भी समस्या होती है तो आपको उनसे सहायता मिल सकती है, तो इसीलिए आप वार्ड को प्रीफर करेंगे। रही बात कि ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है, तो मुश्किल से 3 दिन में आपकी सारी काम कंप्लीट हो जाती है। जैसे अगर आपकी पेशेंट को ऑपरेशन करना है तो पहला दिन आपका ट्रीटमेंट होता है, सारे टेस्ट किए जाते हैं, डॉक्टर सलाह देता है। सेकेंड दिन आपको एडमिट करेगा, सेकेंड दिन ऑपरेशन होगी और एक नाइट रखने के बाद अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, आप आराम से वहां जाएं और आराम से अपने पेशेंट को वहां पर दिखा सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को दिखाकर वापस ला सकते हैं। एक बात और, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर पेशेंट का आँख का ऑपरेशन हो गया है तो आपको वहाँ से चश्मा दिया जाता है। चश्मा आप कहाँ पर लेंगे, तो चश्मा हॉस्पिटल के अंदर में ही दुकान है, उस दुकान में आपको 1 घंटे के अंदर चश्मा प्रोवाइड किया जाता है। आपके पेशेंट को जितने पावर का चश्मा चाहिए वहां से मिल जाती है, कोई भी समस्या नहीं होती है। आई बात मेडिसिन की, मेडिसिन हम कहाँ से लेंगे, तो मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर काउंटर बना हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर शॉप है, आप वहां पर आराम से मेडिसिन ले सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। या फिर बाहर में भी बहुत सारे दुकान हैं, आप बाहर में भी ले सकते हैं। ऑपरेशन हो जाने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। जब आप घर चले आएंगे तो आपके मन में बहुत तरह का सवाल आएगा। इस सवाल का उत्तर आप वहीं पर डॉक्टर से प्राप्त कर लें। जैसे कि ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को चश्मा मिलता है, एक ब्लैक चश्मा, एक पावर वाला चश्मा। तो वो ब्लैक चश्मा कितना दिन तक पहनना है और पावर वाला चश्मा कितना दिन तक पहनना है। दूसरी बात, पेशेंट कब से नहाना शुरू करेगा, पेशेंट आंख में पानी कब लेगा, अगर असुविधा होगी कुछ घर जाने के बाद तो हम कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये डॉक्टर से जरूर पूछना है। रही बात पेशेंट खाएगा क्या, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आप डॉक्टर से वहीं पर पूछ लें। और भी आपके मन में जितने भी सारे प्रश्न हैं उसका उत्तर डॉक्टर से वहीं पर पूछ लें, क्योंकि अगर आप घर आ जाते हैं तो टेलीफोन के द्वारा आपको कोई भी सूचना वहां से नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके मन में जितने भी सारे सवाल होंगे वो आप वहीं पर पूछ लें डॉक्टर से घर आने से पहले। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आप ट्रीटमेंट करा के घर आ गए, घर आने के बाद री मेडिकल के लिए एक बार ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना होता है, तो वो आप कब जाएंगे ये आप जरूर पूछ लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आपको और भी जितने सारे सवाल होंगे उसको आप वहीं पर डॉक्टर से पूछ लें, ये आपके लिए काफी सुविधा होगी। सैटरडे को हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने बताया, 2 बजे तक खुला रहता है। 2 बजे के बाद सैटरडे को हॉस्पिटल बंद हो जाता है, लेकिन संडे के दिन हॉस्पिटल खुला रहता है। नेपाल में सैटरडे को हॉलीडे माना जाता है, संडे को हॉलीडे नहीं माना जाता है। जैसा कि हम लोग भारतीय लोग संडे को हॉलीडे जानते हैं, लेकिन नेपाल में सैटरडे को हॉलीडे माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हॉस्पिटल संडे को खुला रहता है और सैटरडे को 2 बजे तक ही खुला रहता है। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय।